8 बरस की थी जब ममानी ने अपनी बहू बनाने का फैसला किया। इनके बेटे सुहेल को पसंद थी, जबकि वो मुझसे 10 बरस बड़ा था। 8वीं पास करते ही मेरी मंगनी इसके साथ कर दी गई और 10 रोज़ बाद ही ये मंगनी टूट गई। मंगनी टूटने का किस्सा भी बड़ा अजीब था। मिडिल पास करने की मुबारकबाद देने ममानी लाहौर आईं। इस मुबारकबाद के पीछे इनका ये इरादा कार फरमा था कि रस्म मंगनी अदा करके जाएंगे। तभी मिठाई और अंगूठी साथ लाई थी। अम्मी अब्बू को मेरी शादी की जल्दी न थी, मगर सुहेल को धड़का था कि इसके डॉक्टर बनने तक मेरा कहीं और रिश्ता तय हो गया तो वो हाथ मलते न रह जाएं। इन दिनों वो मेडिकल 3rd ईयर का तालिब इल्म था। लड़के के शानदार मुस्तकबिल को देखते हुए अब्बू ने अम्मी का दबाव कबूल किया और रिश्ते के लिए हामी भर ली। तो ममानी ने यह मसला जल्द निपटा दिया, क्योंकि मेरे सगे ताया भी रिश्ता मांग रहे थे। ऐसी बातें खानदान में पोशीदा नहीं रहती। मेरी मंगनी की खबर जब ताया को मिली तो उनको सख्त सदमा हुआ। मंजला बेटा बुरहान तो खबर सुनते ही खुदकुशी की दिलदम में जा गिरा। इल्म ना था कि मुझे इस कदर चाहता है कि जान पर खेल जाएगा। इसने मेरी मंगनी की खबर सुनते ही कोई जहरीली दवा पी ली। अल्लाह ने करम किया, ताया ऐन वक्त पर गांव से शहर पहुंच गए और बुरहान को अस्पताल में फौरी तबी इमदाद मिल गई। इसकी जान बच गई, लेकिन होश में आने तक वो मेरा नाम लेकर पुकारता रहा। बुरहान की इस हरकत से सबको मालूम हो गया कि वो मुझे चाहता है। मंगनी का सुनकर ही खुदकुशी की कोशिश की है। मैंने सुना तो दिल थाम लिया। सच बात थी कि मुझे भी बुरहान पसंद था और अपने मामूजा सुहेल से कोई लगाव ना था। वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था। जब घर आता इससे बात भी ना करती थी, जबकि बुरहान और मैं साथ खेले थे। बचपन के वो सुनहरे दिन जब हम एक घर में रहा करते थे, मैं अभी तक ना भूली थी। अब्बू अपने भतीजे से बहुत प्यार करते थे। खुदकुशी का सुनकर अस्पताल दौड़े गए। बुरहान को तसल्ली दी और अपने भाई से वादा किया कि अल्लाह ताला बुरहान की ज़िंदगी रखे, वो इसको अपना दामाद बनाएंगे। घर वापस आकर उन्होंने मामू को फ़ोन करके मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। वालिद की तरफ से रिश्ते से इनकार पर अम्मी रूहानसी और मामू ममानी शदीद डिस्टर्ब हुए। उन्होंने हमसे कतई ताल्लुक़ कर लिया, मगर ताया और ताई निहाल थे। इनके बेटे को नई ज़िंदगी की नवीद जो मिली थी। मैं भी खुश थी। बचपन से मेरे मासूम दिल पर बुरहान की तस्वीर सब थी। इसे मिटा देना मेरे बस में ना था। दिल को दिल से राह होती है। अगर मैं बुरहान की शदाई थी तो वो भी मुझसे इस कदर चाहता था कि इसने जान की बाजी लगा दी। सोचती तो इसकी मोहब्बत पर फ़ख्र होता। भला कौन किसी को इतना चाहता है कि अपनी जान भी दांव पर लगा दे। कितना इत्मीनान और यकीन था मुझे अपने तायाजाद पर। मिडल से एफ ए तक मैंने हर दिन गिन गिन कर गुजारा था। ताया कहते थे बुरहान तालीम मुकम्मल कर ले तो बेटे के सर पर सहरा सजाकर बारात लेकर आएंगे और मुझे डोली में बिठा कर ले जाएंगे। मंगनी को 4 साल गुजर गए। बुरहान ने तालीम मुकम्मल कर ली। अब्बू ने ताया को कहलवाया कि अब बेटे की शादी की तैयारियां शुरू करें, मैं बेटी को रुखसत करना चाहता हूँ। जवाब आया, चंद माह ठहर जाओ, बुरहान किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ है, इसको आ जाने दो, तारीख भी रख लेंगे। 2 हफ्ते तक इंतज़ार किया, जवाब ना आया तो अब्बू गाँव चले गए ताकि ताया से हतमी तारीख लें। पता चला कि बुरहान रोज़गार के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा है। हमें 1 साल और इंतज़ार करना होगा। वालिद मुँह लटका कर लौट आए। बुरहान बैरून मुल्क चला गया। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, साल पलक झपकते गुजर गया, मगर मेरे लिए इंतज़ार की घड़ियाँ सदियों जैसी थीं। मंगनी के बाद बुरहान ने हमारी तरफ आना कम कर दिया था। कभी आता भी तो मैं सामने जाने से गुरेज करती थी। अम्मी का लिहाज, कभी अब्बू बैठे होते और कभी इसकी गिर्द छोटी बहनों का चमकाट लगा होता है। ऐसे में मंगेतर से दिल की बातें क्यों कर सकती थी। मंगनी को 5 साल बीत गए। दिल के अरमान हसरत बन गए। बुरहान ना लौटा। अम्मी अब्बू भी अब मेरे फ़र्ज से जल्द सबकदोश होना चाहते थे, क्योंकि छोटी बहनें शादियों की उम्र को पहुंच रही थी। इस दौरान शौमई किस्मत ताया वफात पा गए। बाप की मौत पर बेटा अमेरिका से न लौट सका। अब्बू ने बुरहान के भाई फुरकान से बात की कि अब कब तक हमें इंतज़ार करवाना है। इसने कहा, चचा जान खातिर जमा रखिए, मैं बुरहान को ख़त लिखता हूँ। फ़ोन तो वो अपनी मर्ज़ी से उठाता है। मेरा एक दोस्त इस शहर में जा रहा है जहाँ बुरहान रहता है, वो बज़ाते खुद मिलकर जवाब लाएगा। इन दिनों फ़ोन की इतनी सहूलत ना थी जिस कदर आज है। फुरकान ने ख़त लिखकर दोस्त को दिया कि मेरे भाई के हाथ में देना, ताकि वो शादी के बारे में बताए या फ़ोन करके वो ये मसला हल हो जाए। बुरहान ने ख़त के जवाब में लिखा, भाईजान मुझे नाजिया से शादी नहीं करनी और मेरा वतन लौटकर आने का फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। आप मेरी फ़िक्र छोड़ दें, मैं अपनी शादी खुद कर लूँगा। दोबारा मुझे इस मौजू पर ख़त तहरीर करने की कोई तकलीफ़ ना करे। फुरकान ने जवाब पढ़ा। इसकी समझ में ना आया कि चचा को क्या जवाब दे। ख़त लेकर अब्बू की खिदमत में हाज़िर हो गया और बोला,
जो जवाब दिया है आप खुद पढ़ लें। अपने मुंह से क्या कहूँ कि मुंह नहीं खुलता। वालिद ने खत पढ़ा तो सकते में आ गए, क्योंकि ये मंगनी भी खुद बुरहान ने खुदकुशी की कोशिश करके और सबको हिला कर करवाई थी। अम्मी ने मेरी बहन को बताया कि वहाँ से ऐसा जवाब आया है, नाजी को खत दिखा दो। बहन ने मुझे खत लाकर पढ़वा दिया। अपनी आंखों पर यकीन ना आता था, लेकिन फरकान भी झूठ बोलने वालों में से ना था। तभी वो बुरहान का अपने हाथ से तहरीर करदा वो खत लेकर आ गया था, ताकि किसी शक व शुबे की गुंजाइश ना रहे। मैंने खत पढ़ा। वम्मो गुस्से से फ़ोन खोल गया, बल्कि गुस्सा गम पर गालिब आ गया। अब मैं समझदार हो चुकी थी, बर्दाश्त ना हो सका। इसी वक्त खत का जवाब लिखकर फरकान को दिया कि अगर ये खत ला सकते हो तो इसका जवाब भी अपने भाई तक पहुंचा दो, तुम्हारा एहसान होगा। खत में मैंने तहरीर किया था, बुरहान, तुमने जो मजाक हम लोगों से किया है वो शरीफों का शेवा नहीं। 5 बरसों तक तुमने मेरे वालिदैन को ज़हनी अजियत में मुब्तला रखा और फिर ऐसा जवाब दिया जिसे पढ़कर तुमको शूट कर देने को जी चाहता है। मेरी मंगनी हो गई थी, तुम ही ने मेरी खातर खुदकुशी करके ये मंगनी ख़त्म करवाई, और अब तुम ही टका सा जवाब दे रहे हो, वो भी 5 बरस के इंतज़ार के बाद। काश तुम्हारी अपनी कोई बहन होती और इसके साथ ऐसा होता तो तुम्हें पता चलता कि बेटी वाले वालिदैन की अहानत करने से इनको किस कदर दुख पहुंचता है। मेरे बस में होता तो तुमको ऐसी सज़ा देती कि उम्र भर याद रखते। काश मैं इतनी बेबस ना होती और तुमसे अपनी अहानत का बदला लेती, ऐसा बदला कि तुमको चट्टी का दूध याद आ जाए। फरकान ने एक अमानत की तरह मेरा खत किसी तौर अपने भाई को भिजवा दिया। सोचती थी खत मिलते ही वो रो पड़ेगा, मगर इस खटोर पर कोई असर ना हुआ। उल्टा इसने कसम खा ली कि ये क्या बदला लेगी, मैं इसको मज़ा चखाऊंगा। चंद दिन बाद इसने अपने भाई को खत भेजा और अपने पहले खत में लिखी तहरीर की माफ़ी मांगी और मेरे वालिद के पास जाकर माफ़ी तलब करके शादी की तारीख लेने की हदायत की। ये खत लेकर ताई और फरकान हमारे घर आए। बुरहान का खत दिखाकर इसकी तरफ से माफ़ी के ख्वास्तगार हुए। बताया कि 15 रोज़ बाद बुरहान वतन पहुंच जाएगा, आप शादी की तारीख दे दें ताकि हमसे इसे फ़ोन करके बता दें। अब्बू अम्मी ने फ़राग दिली का मुजाहरा किया और ताई को शादी की तारीख दे दी। वो बड़ी थी और माफ़ी मांग ली थी, तो अब इनको कुछ कहना बदअखलाक़ी होती। बेशक बुरहान से नाराज़ थी, लेकिन दिल में अभी तक मोहब्बत के जज्बात बाकी थे। मैं इस वजह से खुश थी कि अब्बू सदमे से बच गए और रिश्तेदारों में जो हमारी सबकी होनी थी, इससे भी अल्लाह ने हमें बचा लिया। बुरहान की यहाँ से इज्जत रह गई और मेरा भी इसने मान रख लिया। गोया मेरे खत ने इसके दिल पर असर किया था, लिहाजा एक को ना खुशी। पहले खत ने जो सदमा दिया जाता रहा। अम्मी अबू मेरी शादी की तैयारियों में लग गए। बहनें खुश थीं। 15 रोज़ पलक झपकते गुजर गए और बुरहान पाकिस्तान आ गया। हमारे घर खुशी के गीत गाए जाने लगे। तवील इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। सहेलियाँ ढोलक पर गीत गा रही थी। मुझे उपटन लगाया गया, मेहंदी खोली गई और सब सहेलियों ने मेहंदी लगाई। अम्मी ने मनियारी बुलाकर घर पर ही इनको पसंद की चूड़ियाँ पहना दी। शादी में एक दिन बाकी था। अचानक बुरहान ने फरकान से कहा, भाईजान कल मेरी फ़्लाइट है, मैं वापस जा रहा हूँ। वहाँ से फौरी बुलावा आ गया है, नहीं गया तो फिर कभी ना जा सकूँगा। जाना ज़रूरी है। ये क्या कह रहे हो भाई, कल तुम्हारी शादी है, ऐसा कैसे हो सकता है? बस मजबूरी है, क्या करूँ, मामले को तुम संभाल लेना। यूँ भी मुझे नाजिया से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अम्मी की खातर फांसी का ये फंदा गले में डाल रहा था। तुम होश में तो हो, ताई ने घबरा कर कहा। हर जगह दावतनामे बढ़ चुके हैं और घर मेहमानों से भरा है। इन लोगों से क्या कहूँ जो तुम्हारी शादी में शिरकत करने आसपास के गांव से आ चुके हैं। इनसे कह दीजिए कोई मजबूरी हो गई है, तभी ये शादी मुलतवी कर रहे हैं। वो वापस अपने घरों को चले जाएं। मामला क्या है, कुछ बताओ तो। फरकान ने अपने छोटे भाई को कसम दी तो वो मुंह से फूटा। नाजिया ने मुझे ऐसा खत लिखा कि सख्त गुस्सा आ गया। वो मुझे सज़ा देना चाहती थी और बदला लेना चाहती थी। मैंने इसको सज़ा दे दी। वो क्या बदला लेगी, मुंह छुपा कर रोएगी और क़यामत तक याद रखेगी मेरी इस सज़ा को। अपने भाई के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर फरकान का बुरा हाल हो गया। शादी का सारा इंतज़ाम इसी ने किया था। वालिद की वफ़ात के बाद वही कुंबे का सहारा और सरबरा था। इसी वजह से अभी तक शादी भी ना की थी। इतना कहकर बुरहान अपना बैग लेकर चला गया, जबकि फरकान इसको रोकता रह गया। अब सारी बरादरी का सामना इसी ने करना था। रिश्तेदारों को जवाब इसी ने देना था। अम्मी अब्बू का सामना भी इसी ने करना था। वो सर पकड़े बैठा था। ताई बेचारी बुखलाकर इधर उधर दौड़ रही थी। इसकी हालत दीदनी थी और इनका दुख सुनने वाला कोई ना था। फरकान सोच रहा था कि वो मेहमानों से क्या कहे। क्या ये कह दे कि इसके वालिद दोबारा फौत हो गए, इसलिए बुरहान शादी नहीं कर रहा। फरकान पर यह रात बहुत भारी गुजरी। इसमें हिम्मत ना थी कि जाकर दुल्हन वालों को कहे कि इसके भाई ने ऐन वक्त पर धोखा दिया है, शादी से इनकार करके चला गया है। शायद के बर्फानी मुल्क जाकर इसका दिल भी बर्फ़ की तरह यख और खून सफ़ेद हो गया था। दिल से रिश्तों का एहसास और इनका तकद्दस जाता रहा था।
یہ سوچ کر دل بیٹھا جاتا تھا کہ کل جب گاؤں سے بارات شہر دلہن والوں کے گھر نہ جائے گی تو ہم لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ فرقان بہت پریشان تھا۔ اس نے پھپھو کے بیٹے کو بلا کر احوال کہا، بولا اب تم ہی جا کر چچا سے کہو کہ برہان یہ کر گیا ہے، میری تو ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ مجھے دلہن بنانے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سنار سے زیور لا کر سنگار میز پر رکھ دیا گیا تھا۔ عروسی جوڑا استری ہو چکا تھا۔ مجھے نہلا کر آئینے کے سامنے بٹھا دیا گیا تھا۔ مشاد سجانے سنوارنے آ چکی تھی۔ باہر برات کی استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ برات کے انتظار میں شام کے 6 بج گئے۔ انہوں نے 5 بجے کا آنے کا کہا تھا کیونکہ گاؤں سے شہر آنا تھا، پھر دلہن کو لے کر واپس بھی جانا تھا۔ ابو نے ہدایت کی تھی صبح شام نکاح اور رخصتی ہو جائے گی تاکہ بروقت برات کی واپسی ہو سکے۔ 8، 9 اور پھر رات کے 10 بج گئے، برات نہیں آئی تو والد صاحب نے فون کرایا۔ ان دنوں فون پولیس اسٹیشن پر ہونا تھا یا پھر اسپتال میں۔ اپنے ایک دوست ڈاکٹر کو اسپتال فون کیا کہ جا کر میرے بھائی کے گھر معلوم کریں خیریت تو ہے، ہم برات کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر فرقان تائی سے کہتا تھا اب تم وہاں جاؤ، میں کس منہ سے جاؤں، کیا ان کو کہوں۔ بالآخر تائی نے اپنے بھائی سے کہا کہ گاڑی نکالو، 3 گھنٹے کا راستہ ہے، ملتان سے بہاولپور آنا تھا۔ 1 بجے رات یہ لوگ آ گئے، جب تک مہمانوں کو کھانا کھلایا جا چکا تھا اور مولوی صاحب دم بخود بیٹھے تھے کہ مزید انتظار کریں یا چلے جائیں۔ مہمان تو آدھے سے زیادہ کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ فرقان اور تائی بغیر برات پہنچے تو ابو نے ان پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ فرقان کے ماموں نے احوال بتایا جو فرقان نہ بتا سکا تھا۔ والد نے حواس بحال کیے اور اعلان کیا کہ میری والدہ جو ضعیف اور گاؤں میں ہیں، ان کی طبیعت بے حد خراب ہوگی تو ان کو اسپتال لے جانے کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ براتی صبح آئیں گے اور دلہن صبح رخصت ہوگی۔ ابھی صرف نکاح ہوگا۔ تبھی انہوں نے فرقان سے کہا بیٹا تم برہان کے کیے کو سنبھال لو، تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، اس وقت تم سے التجا کر سکتا ہوں کہ خاندان کی لاج رکھ لو، برہان نہ صحیح تم صحیح۔ امی ابو رو رہے تھے، تائی بھی رو رہی تھی۔ ہمارے گھر میں قیامت کا سماں تھا۔ فرقان نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ تایا میں رکھوں گا خاندان کی لاج۔ اب میں آپ کا بیٹا ہوں، لائیے وہ جوڑا جو آپ نے برہان کے لیے بنوایا تھا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر چچا کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے عروسی جوڑا پہنا دیا، سر کا سہرا بھی اپنے ہاتھوں سے باندھا۔ رات 1:30 بج کے فرقان کا مجھ سے نکاح کر دیا گیا۔ جب نکاح میں مولوی صاحب نے برہان کی جگہ فرقان کا نام لیا تو میں سن ہو گئی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ سیون یہ غلطی کر گئے ہیں یا پھر مجھ سے اس عمل کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ میں قبول ہے کہنے سے ہچکچائی۔ تبھی ابو نے میرے کان میں سرگوشی کی، تم نے قبول ہے کہنا ہے، میری لاج رکھنی ہے ورنہ میرا دل بیٹھ جائے گا۔ مجھے صرف اپنے والد کا دھیما لہجہ جس میں التجا تھی یاد رہ گیا، باقی ہر شے بھلا دی اور قبول ہے دہرا دیا۔ صبح 6 بجے برات گاؤں سے آ گئی اور 7 بجے وہ مجھے لے کر واپس ہو گئے۔ تمام راستے ذہن سن اور حواس مختل تھے۔ سوچ نہ پائی یہ سب کیا ہے۔ دلہن کا کمرہ وہاں سجا ہوا تھا، دلہن بھی آ گئی لیکن دلہا وہ نہ تھا جس کو دلہا بننا تھا۔ فرقان نے مجھے کہا نازیہ گھبرانا مت، ہر بات بتاتا ہوں، میرا کوئی دوش نہیں۔ چچا جان نے التجا کی اور میں نے ان کی التجا کو ٹھکرا نہ سکا۔ اب اگر تمہیں نامنظور ہے تو جو چاہے فیصلہ کرو، جو چاہے سزا دو۔ میں نے اپنے مرحوم والد کی عزت اور چچا جان کی لاج نبھائی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور میں نے ان کو اپنے رومال سے صاف کر دیا۔ اب اگر تم کو قبول نہیں تو بتا دو، میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا۔ جو ہوا بہتر ہوا فرقان، اس سے تم بہتر ہو جو ہمیں رسوا کرنے کا منصوبہ بنا کر پردیس سے آیا اور نہ جانے کس بات کی سزا دے کر چلا گیا، لیکن اللہ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اس نے تم کو میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ برہان اس لائق نہ تھا کہ میری اس سے شادی ہوتی، تبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ فرقان اس کی کھودی قبر میں لیٹ گیا ہے، اس کے بعد برہان کبھی نہ لوٹا۔ تائی راہ تکتی وفات پا گئی۔ اس کو پتہ تھا کہ اب خاندان اور گھر میں اپنوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے، پھر وہ کیوں لوٹ کر آتا۔ اچھا ہوا نہیں آیا، آتا بھی تو ہم میں سے کون تھا جو اس کی شکل دیکھنا گوارا کرتا۔ آج میں اسی گھر کی بہو ہوں جس گھر کی بہو مجھے بننا تھا۔ فرق یہ ہے کہ ایک نیک فطرت اور عمدہ سیرت انسان کی شریک حیات ہوں جس کے اچھے کردار پر مجھے فخر ہے۔